नमस्कार मित्रों, सीईसी गुरुकुल ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन। हमने अपने पिछले व्याख्यान में नव जागरण का अभिप्राय, उसका उदय, यूरोप में नव जागरण किस रूप में आया और यूरोप के साहित्य में नव जागरण में क्या क्या परिवर्तन आए, उस पर चर्चा की थी, पृष्ठभूमि के रूप में बात की थी। आज के इस व्याख्यान में हम बात करेंगे भारत में और विशेष रूप से हिंदी साहित्य में नव जागरण की क्या स्थिति रही। नव जागरण की लहर आधुनिक हिंदी साहित्य में कब प्रारंभ हुई। वैसे तो नव जागरण भारत में सदियों से होता रहा है और सबसे बड़ा नव जागरण भक्ति काल का माना जाता है, नव भक्ति आंदोलन के रूप में, जो एक जनवादी आंदोलन रहा और जिसने पूरे समाज को, पूरे लोक को प्रभावित किया और जिसका नेतृत्व किसी राजा महाराजा ने नहीं, किसी नेता ने नहीं किया, अपितु जन समाज से छोटे वर्ग के लोग खड़े होकर के और एक नवीन चेतना जागृत करने का प्रयास करते हैं। वह भक्ति आंदोलन के रूप में जो जागरण आया और आधुनिक काल में हिंदी में जो नव जागरण की स्थिति आई, दोनों में अंतर है। भक्ति आंदोलन से जो नव जागरण की स्थिति बनी, वे भावना प्रेरित थी, वे भक्ति से प्रेरित था, उसके मूल में भक्ति की प्रेरणा थी, जिसके कारण पूरा मध्यकालीन साहित्य भक्ति साहित्य से भक्ति की भावना से ओतप्रोत रहा और इसीलिए उस काल को भक्ति काल नाम दिया गया। परंतु आधुनिक काल में 19वीं सदी से जो नव जागरण आया, वह भावना से प्रेरित न होकर के तर्क और बुद्धि पर आधारित था, नवीन ज्ञान विज्ञान की खोजों पर आधारित था। नवीन जो स्थितियां उत्पन्न हुई, अंग्रेजी शासन आने के बाद, अंग्रेजी सत्ता स्थापित होने के बाद एक नवीन जो उपनिवेशवाद आया, उसके विरोध में उत्पन्न हुआ। तो हिंदी में, भारत में विशेष रूप से नव जागरण की कहां से प्रारंभ हुआ और किस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में उसका स्वरूप रहा और कैसे उसने साहित्य को प्रभावित किया, ये अब हमारी आज की चर्चा का मुख्य विषय रहेगा। भारत में नव जागरण का जो प्रारंभ है वो बंगाल से माना जाता है, 1814 ईस्वी से, और इसके केंद्र में राजा राम मोहन राय रहे। राजा राम मोहन राय ही आधुनिक भारत के नव जागरण के सूत्रधार माने जाते हैं। वे प्रबुद्ध चिंतक थे, समाज सुधारक थे और 1829 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। परंपरागत धर्म को वर्तमान के साथ जोड़ करके, नवीन ज्ञान विज्ञान के साथ जोड़ करके उसको पुनः देखने की, पुनः समझने की आवश्यकता है। इस बात को देखते हुए वे कहा करते थे कि प्राचीन भारत के एक हाथ में उपनिषदों का गूढ़ रहस्य और दूसरे हाथ में विज्ञान की मशाल होनी चाहिए। कि अपने जो वैदिक ज्ञान है, जो हमारी ज्ञान की परंपरा है, जो हमारी आधार है, उसका परित्याग भी नहीं करना, तो अपनी ज्ञान परंपरा को एक हाथ में ग्रहण करें और दूसरे हाथ में विज्ञान की मशाल होनी चाहिए कि ज्ञान और विज्ञान दोनों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। और इस तरह से धर्म के क्षेत्र में वे वैचारिक स्तर पर सुधार की मांग करते हैं। मानवीय विवेक शक्ति को उन्होंने सर्वाधिक महत्व दिया कि जो मानव की विवेक शक्ति है, वे अपनी विवेक शक्ति से जाने कि क्या आज के समाज की आवश्यकता है। समाज की प्रगति में बाधक जो रूढ़ परंपराएं हैं, जो अंधविश्वास है,
उनको त्यागने की आवश्यकता है। और जो नया ज्ञान है, नया विज्ञान है, उसको कैसे धर्म के साथ जोड़ करके अपने जीवन के स्तर को सुधारा जाए, इस पर इन्होंने बल दिया। और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की 1820 में, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, और न्यू टेस्टामेंट की दार्शनिक और नैतिक संदेशों को इसमें वो एक दूसरे से अलगाने का प्रयास करते हैं। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अधिकांशतः आलोचक राजा राम मोहन राय पर यह आरोप लगाते हैं कि वो ब्रिटिश सत्ता के समर्थक रहे, पर वास्तव में उन्होंने सत्ता का समर्थन कभी नहीं किया, पर ब्रिटिश ज्ञान विज्ञान का समर्थन उन्होंने किया। जो आधुनिक शिक्षा से ज्ञान विज्ञान के व्यापक प्रसार हो रहा था, तो भारत कूपमंडूकता की स्थिति से निकल करके विश्व पटल पर अपनी एक पहचान बनाए और वैश्विक ज्ञान विज्ञान को भी ग्रहण करे। तो इसलिए ये आधुनिक शिक्षा के प्रबल समर्थक रहे। और इन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों थे, जहां प्राचीन परंपरा का ज्ञान भी प्रदान किया जाता था और नवीन विषयों का ज्ञान भी दिया जाता था। नवीन विषय भी उसमें सम्मिलित किए गए, समाजशास्त्र और विज्ञान आदि से संबंधित। और राजा राम मोहन राय एक और शिक्षा के क्षेत्र में नवजागृति की बात करते हैं। प्राचीन परंपरा को नवीन आधुनिक ज्ञान विज्ञान की परंपरा के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। वहीं सामाजिक स्तर पर समाज में जो कुप्रथाएं प्रचलित थी, उनका डटकर विरोध भी करते हैं। जाति प्रथा का विरोध करते हैं, और जाति प्रथा तो दोहरा नुकसान कर रही है। वे कहते थे कि जाति प्रथा का विरोध ये एक तरफ तो असमानता पैदा करती है, समाज में लोगों को बांटती है और उन्हें देशभक्ति की भावना से दूर करती है। जब आपस में टकराव बना रहेगा, समाज में एक दूसरे से टकराते रहेंगे, जातिगत भेदभाव बना रहेगा, तो देशभक्ति से वे दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से जाति प्रथा जो समाज में अलगाव पैदा कर रही थी, समाज में भेदभाव पैदा कर रही थी, उसका प्रबल विरोध करते हैं। और समाज की एक बहुत बड़ी रूढ़ी, बहुत बड़ी कुप्रथा सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया। और सती प्रथा के विरुद्ध इन्होंने एक ऐसा आंदोलन प्रारंभ किया जो ऐतिहासिक आंदोलन बन गया। और फिर वे आज भी गांवों में इस प्रथा का विरोध चल रहा है। बहुविवाह का विरोध किया, अनमेल विवाह का विरोध किया। पुरुष 70 वर्ष का है और 16 साल की 20 साल की स्त्री के साथ विवाह कर रहा है, अनेक विवाह कर रहा है। तो जो बहुविवाह जिसके कारण नारियों का शोषण हो रहा था, उसका विरोध करते हैं। और राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के जन्मदाता भी माने जाते हैं। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इन्होंने समकालीन समस्याओं पर वैज्ञानिक, साहित्यिक, राजनीतिक ज्ञान का प्रसार करने के लिए सरकार के सामने जनता की समस्याओं को, जनता की मांगों को प्रस्तुत करने के लिए बंगला भाषा में, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, फारसी भाषाओं में लेखन कार्य किया, ताकि समाज की जो समस्या है वे सरकार तक पहुंचे, सरकार उनकी समस्याओं को समझे और उनका समाधान हो। तो इसीलिए राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का जन्मदाता भी कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय से प्रभावित होकर के ही बंगाल में कई और नए चिंतक, केशव चंद्र सेन आए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आए, डोरोजियो आए, जो फ्रांसीसी क्रांति से बहुत अधिक प्रभावित हुए और जो वैज्ञानिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए अग्रदूत माने गए। और फिर जो ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी,
उसको आगे बढ़ाने का, उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास आगे चल करके ईश्वरचंद्र विद्यासागर करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर देवेंद्रनाथ ठाकुर करते हैं। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने भी अपना पूरा जीवन समाज सुधार में व्यतीत किया और भारत में नव जागरण, नई जागृति लाने का प्रयास किया। विधवाओं की स्थिति समाज में उस समय बड़ी दयनीय थी। बाल विधवा हो जाती थी, गर्भ में विधवा हो जाती थी और उनको आजीवन वैधव्य का अभिशाप झेलना पड़ता था। तो ऐसी विधवाओं के पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक के रूप में ईश्वरचंद्र विद्यासागर आते हैं। उन्होंने बहुविवाह उन्मूलन के विपक्षधर रहे, स्त्री शिक्षा के हिमायती रहे। इससे पूर्व स्त्री चार दीवारी में बंद रहती थी, स्त्री को पढ़ने का, विद्यालय में जाने का अधिकार नहीं था। और देवेंद्रनाथ ठाकुर के सहयोग से इन्होंने ब्रह्म समाज को पुनर्जागृत किया, पुनर्जीवित किया और स्त्री शिक्षा के हिमायती के रूप में, उसके पक्षधर के रूप में आए। केवल कथनी मात्र में ही नहीं, अपितु इन्होंने करके भी दिखाया। विद्यासागर जी ने स्त्री शिक्षा के लिए 1849 में बेथुन स्कूल की स्थापना की, जहां आत्म संयम की शिक्षा दी जाती थी स्त्रियों को। और इन्हीं से प्रभावित होकर के महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने फिर स्त्री शिक्षा पर बल दिया और परित्यक्त शिशु सदनों की स्थापना की। वे अनाथ बच्चे जो त्याग दिए जाते थे, जिनको कोई रखने के लिए, कोई उनका पालन पोषण करने के लिए तैयार नहीं था, तो उनके लिए अनाथालयों की स्थापना की। रात्रि पाठशालाएं प्रारंभ की, शिक्षा का कि दिन में वे अपने कार्य कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, स्त्रियां घर में पढ़ रही हैं तो घर के काम में व्यस्त हैं, तो रात्रि पाठशालाओं की व्यवस्था की। वे विधवाएं जिनको घर में रहने के लिए स्थान नहीं दिया जाता था, उनके लिए विधवा भवन की स्थापना की, दलित वर्ग मिशन की स्थापना की। तो इस तरह से सामाजिक क्षेत्र में समाज सुधार के संदर्भ में एक नव जागृति लाने का प्रयास बंगाल में ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा हुआ, केशव चंद्र सेन द्वारा हुआ, देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा हुआ। तो नव जागरण का उदय प्रारंभ बंगाल से होता है और फिर इसके पश्चात महाराष्ट्र में जाता है। ये लहर फिर महाराष्ट्र में आती है। वहां महादेव गोविंद रानाडे का नाम महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से जाने जाते थे। राष्ट्रवादी थे, समाज सुधारक, विद्वान चिंतक थे, न्यायविद थे और नवजागरण आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य रहे। तो सामाजिक स्तर पर समाज में रूढ़ परंपराओं के विरुद्ध एक नवीन जागृति लाने का प्रयास गोविंद रानाडे द्वारा किया गया। इन्होंने 1867 में 67 में प्रार्थना समाज की स्थापना की, मनुष्य की समानता पर बल दिया, भारतीय संस्कृति को नवीन वैज्ञानिक विचार प्रणाली के अनुरूप ढालने का प्रयत्न किया। अपनी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को नकारा नहीं, उसकी आलोचना नहीं करते हैं, परंतु उसको नवीन वैज्ञानिक विचार प्रणाली के अनुरूप ढालने का एक सार्थक प्रयास करते हैं। मानव मात्र की समानता को बल देते हैं, जाति प्रथा का विरोध करते हैं, स्त्री शिक्षा पर बल देते हैं और इन्हीं से प्रभावित होकर के ही फिर महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने स्त्री शिक्षा को बल दिया और प्रारंभ अपने परिवार से अपनी पत्नी को सर्वप्रथम शिक्षा दी, सावित्रीबाई फुले, जिनके नाम पर पुणे में कॉलेज भी है, विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई और जिन्होंने स्कूल्स खोल करके और वहां पर नारी शिक्षा पर बल दिया। तो स्त्रियों में जागृति लाने का प्रयास जो है वो बंगाल और महाराष्ट्र से प्रारंभ होता है। तो मित्रों, हम देखते हैं बंगाल में और जो महाराष्ट्र में नव जागरण की लहर आई, वे समाज सुधार के रूप में
एक सामाजिक चेतना के रूप में, एक स्त्री को उसकी पहचान दिलवाने के रूप में, एक जाति प्रथा के विरोध में उभर के आई। तब तक हिंदी भाषी प्रदेशों में, उत्तर भारत में ये नव जागरण उस रूप में नहीं बन पाए। उत्तर भारत में हिंदी भाषी क्षेत्रों में ये नव जागरण की लहर 1857 की क्रांति से प्रारंभ होता है। 1857 में जो सैनिक युद्ध हुआ, विद्रोह हुआ अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध, अंग्रेजी शासन के, उनके अत्याचारों, उनके दमन के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ, और वे सैनिक आंदोलन ना हो करके एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया, और जिसने राष्ट्रीय चेतना जागृत की। ये नव जागरण एक राजनीतिक चेतना के रूप में हमें दिखाई देता है, और उसका प्रभाव फिर साहित्य में दिखाई देता है। धार्मिक क्षेत्र में हम देखते हैं तो रामकृष्ण परमहंस आए, जिन्होंने मानववाद की स्थापना की। जैसे यूरोप में धर्म के स्थान पर मानवतावाद को बल दिया गया, मानव को श्रेष्ठ माना गया, उसी तरह से रामकृष्ण परमहंस ने भी ईश्वर की प्राप्ति का, मुक्ति प्राप्ति का उपाय मानव मात्र की सेवा को माना। वे कहते थे मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है, क्योंकि मानव ईश्वर का मूर्त रूप है, वे ईश्वर का साक्षात रूप है, और ईश्वर की ही रचना मानव को अगर हम पीड़ित करते हैं तो हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो वो इन्होंने नर सेवा ही नारायण सेवा, ये नारा दिया, और ईश्वर के नए रूप में मानव मात्र को गले लगाया, और प्राचीन और नवीन का सामंजस्य किया। अपनी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर, ज्ञान की परंपरा को नवीन ज्ञान विज्ञान के साथ जोड़ करके दोनों में सामंजस्य प्रस्तुत करते हुए मानवतावाद की प्रतिष्ठा की। और इन्हीं के ही प्रबुद्ध शिष्य हुए स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का परचम लहराया, और वे भी जानते थे कि भारत की ज्ञान परंपरा श्रेष्ठ है, परंतु जो नई ज्ञान विज्ञान की धाराएं आ रही हैं, अगर हम उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, समय की गति के साथ अगर हम नहीं जुड़ेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। क्योंकि जब अंग्रेज आए और उन्होंने यहां पर समाज को रूढ़ परंपराओं में जकड़ा हुआ देखा, सती प्रथा में, बाल विवाह के रूप में छोटी छोटी बच्चों के विवाह कर दिए जाते थे, बहु विवाह के रूप में, और या इस तरह से जातिगत भेदभाव था कि एक जाति के दूसरी जाति के साथ संबंध भी स्थापित नहीं करते थे। तो विभिन्न जो रूढ़ियों में जकड़ा हुआ समाज था, उसकी आलोचना करनी उन्होंने प्रारंभ की और उन्हें पिछड़ा हुआ कहा। परंतु राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, विवेकानंद आदि जो जागरूक चिंतक समाज में हुए, जिन्होंने समाज को जगाने का, समाज को विश्व में हो रहे परिवर्तनों के साथ जोड़ने का, समय की गति के साथ चलने का एक मार्ग दिखाया, उनको एक दिशा दी। विवेकानंद कहते थे कि संसार के अन्य सब राष्ट्रों से हमारा अलगाव हमारे पतन का मूल कारण है, और इसका एक ही प्रतिकार है, शेष संसार की धारा में फिर से प्रवाह। गति ही जीवन का चिन्ह है। इसीलिए चरैवेति चरैवेति कहा जाता है कि जब तक हम अपनी सोच को समय के साथ परिवर्तित नहीं करेंगे, नवीन परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करेंगे, हमारा विकास नहीं हो पाएगा। तो हमारे पतन का कारण ही यही है कि हम समय की गति के साथ, समाज के साथ नहीं चल पा रहे, और इसीलिए संसार की धारा के साथ जोड़ने का कार्य
विवेकानंद करते हैं और जातिवाद, छुआछूत, संप्रदायवाद का विरोध करते हैं जो समाज की प्रगति में बाधक रहे और स्वतंत्रता, समानता और मुक्त चिंतन की भावना पर बल देते हैं। स्वतंत्रता को उन्होंने विशेष महत्व दिया। जातिगत भेदभाव को की अपेक्षा समानता पर बल दिया और मुक्त चिंतन। अंधविश्वास, धार्मिक विश्वास जो आंख बंद करके एक श्रद्धा, अंधश्रद्धा से युक्त होकर के उस पर विश्वास ना करें, अपने विवेक पर मुक्त चिंतन करके अच्छा बुरा विचार करते हुए, समय की पहचान को देखते हुए, उस पर विचार करते हुए ग्रहण करें। तो ये इनकी नव जागरण के मूल बिंदु थे। वे कहते थे कि धर्म वे है जो शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति दे, जो आत्मसम्मान और गौरव प्रदान करने में सहायता करे। वह धर्म नहीं है जो हमें बंधनों में बांध दे। वे धर्म शक्ति प्रदान करता है, वे हमें आत्मसम्मान और गौरव प्रदान करता है। और इस तरह से एक धार्मिक नव जागृति लाने का कार्य रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने किया। और दूसरी ओर उत्तर भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना करते हैं और जिसका पूरे उत्तर भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। उन्होंने वेदों की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की, सत्यार्थ प्रकाश के रूप में यज्ञों को पुनर्स्थापित किया, समाज सुधार के कार्य किए। तो इस तरह से नव जागरण जगाने में, सामाजिक क्षेत्र में इन समाज सुधारकों का विशेष योगदान रहा। और इन समाज सुधारकों द्वारा समाज में जो नवीन जागृति लाई गई, उसका सीधा प्रभाव, उसका प्रत्यक्ष प्रभाव हम तत्कालीन हिंदी साहित्य में देखते हैं। भारतेंदु युगीन पूरा साहित्य, चाहे वे प्रताप नारायण मिश्र का देखें, प्रेमघन का देखें, अंबिका दत्त व्यास का देखें, जगन मोहन सिंह को देखें, या आगे चलकर के द्विवेदी काल में देखें, पूरा समाज सुधार का और पूरे जो सामाजिक परंपराएं, जो रूढ़ परंपराएं थी, उनका विरोध हमें साहित्य में दिखाई देता है। इसी तरह से थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा नव जागरण लाने में। इसकी स्थापना तो न्यूयॉर्क में 1875 में मदाम ब्लावत्स्की और ओलकाट द्वारा की गई। भारत में 1882 में मद्रास में अड्यार में इसकी प्रथम शाखा स्थापित की गई। एनी बेसेंट इसकी प्रमुख कर्ता थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी में भी प्राचीन ज्ञान, भारत परंपरा का जो पारंपरिक ज्ञान था, जो भारतीय संस्कृति की पहचान था, उसको नवीन ज्ञान विज्ञान के साथ जोड़ करके समाज में एक नव जागरण का प्रयास किया गया। अब हम बात करें कि ये जो सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, साहित्यिक के क्षेत्र में जो नव जागरण की लहर समाज में आई भारत में, उसका परिणाम क्या निकला, उससे भारत में, समाज में क्या परिवर्तन आए, अब हम उसकी बात करते हैं। इस नव जागृति के आने से जातीय संकीर्णता में कमी आई, राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। पहले प्रत्येक क्षेत्र अपने आप को एक राष्ट्र मानता था, जिससे राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। पर इस नव जागरण से राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ और जिसका परिणाम अंग्रेजी शासन सत्ता के विरोध के रूप में उभर करके आया। और साहित्य में भी उस शासन सत्ता का, यहाँ साम्राज्यवाद का भी और सामंतवाद का भी, दोनों का प्रबल विरोध साहित्य में उभर करके आया। ये इस नव जागरण का ही परिणाम था। मातृभूमि के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र की स्वतंत्रता की भावना जगाने के लिए एक जन जागृति लाने का जो
परिणाम था ये इस नव जागरण के कारण आया। अतीत के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास हुआ कि जो भी अतीत है वो श्रेष्ठ है या जो भी अतीत में है वो सब गलत है, वो उचित नहीं है, उसको नकार दिया जाए। इन दोनों ही संकीर्ण दृष्टियों का परित्याग करके उन दोनों को तर्क की दृष्टि से, बौद्धिक चिंतन की दृष्टि से विचार करते हुए एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया और भविष्य के प्रति नवीन उच्च आकांक्षा उत्पन्न हुई। हम भारत भारती देखते हैं, अतीत भी है, वर्तमान भी है और भविष्य भी है। अतीत से प्रेरणा ले रहे हैं, वर्तमान में सत्ता का विद्रोह कर रहे हैं सत्ता के प्रति, और भविष्य का स्वतंत्रता का स्वर्णिम स्वप्न देख रहे हैं। और श्रद्धा और विश्वास का स्थान तर्क और विवेक ने ले लिया। ये नव जागृति का ही परिणाम था कि अब विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे धार्मिक क्षेत्र था या सामाजिक रूढ़ियों का क्षेत्र था, वहां श्रद्धा और विश्वास का स्थान तर्क और विवेक ने ले लिया। धर्म की अब नवीन व्याख्या प्रस्तुत की गई। अंधविश्वास के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टि को अपनाया गया और इस नव जागरण का सबसे अधिक लाभ नारी मुक्ति का हुआ। नारी को पहचान मिली, नारी शिक्षा को महत्व दिया गया, नारी की एक स्वतंत्र सत्ता, नारी का भी वर्चस्व है, नारी को भी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। तो इस तरह से नारी की एक पहचान बनी। समाज सुधार, समाज में जो भी रूढ़ियां थी, रूढ़ परंपराएं थी, उन सब का विरोध करते हुए समाज सुधार का प्रयास किया गया। और शैक्षिक स्तर पर हम देखें शिक्षा के क्षेत्र में, तो प्राचीन और नवीन दोनों शिक्षा पद्धतियों में समन्वय किया गया और ये समन्वय नव जागरण की दिशा में एक नवीन संधान था। और अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय चेतना जगाने में इस नव जागरण का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो इस तरह से भारत में जो नव जागरण आया और जो यूरोप का नव जागरण है, दोनों की स्थितियों में, परिस्थितियों में अंतर है। हम ये नहीं कह सकते कि भारत का नव जागरण यूरोप के नव जागरण से प्रभावित होकर के या उसका परिणाम है। ये साम्राज्य रोमन साम्राज्यवाद के विरुद्ध था, वहां व्यक्ति स्वातंत्र्य की बात थी, और भारत का नव जागरण सामंतवाद और साम्राज्यवाद दोनों के विरुद्ध था। अंग्रेजी साम्राज्यवाद विदेशी सत्ता के विरुद्ध, उपनिवेशवाद के विरुद्ध, जो उनकी दमनकारी अत्याचारपूर्ण नीतियां थी, उनके विरुद्ध और स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने की एक प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना की ओर बढ़ने वाला कदम था। और हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा हुए, वे इस हिंदी नव जागरण को तो 3 चरणों में देखते हैं। प्रथम भारतेंदु युग में, दूसरा द्विवेदी युग में, और तीसरा फिर उसका विकास निराला में देखते हैं। किस तरह से नव जागरण की लहर आगे बढ़ी और उसका प्रभाव साहित्य पर हुआ। हम आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत भारतेंदु युग पर ही चर्चा कर रहे हैं और नव जागरण की कैसे उदय हुआ और उसका क्या परिणाम हुआ और साहित्य में नव जागरण किस रूप में आया, इस पर आज हमने चर्चा की। धन्यवाद।